हेलो फ्रेंड। प्रोबेबिलिटीज का आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर्स होगा। प्रोबेबिलिटीज काफी इजियर चैप्टर्स है अगर इंडिपेंडेंटली अगर पूछा जाए। प्रोबेबिलिटीज थोड़ा बिट डिफिकल्ट तब हो जाता है जब आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ इसको लिंक करता है। प्रोबेबिलिटीज कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में? प्रोबेबिलिटीज वहां पे अप्लाई होगी जहां पे अनसर्टेनिटी की बात होगी। जैसे मान लीजिए नेचर्स में वेरियस फेनोमेना, देयर आर वेरियस फेनोमेना इन नेचर्स लीडिंग टू एन आउटकम which cannot be predicted before in hand। जैसे क्या चांसेस है कि आज जो है ना रेन होगा, जैसे क्या चांसेस है कि आज जो टेम्परेचर है 5 to 10 डिग्री के बीच में रहेगा। पॉपुलेशन का ग्रोथ किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। जहां पे अनसर्टेनिटी की बात होगी वहां पे प्रोबेबिलिटीज की बात जरूर होगी। प्रोबेबिलिटी जनरली हम लोग 0 से 1 के बीच में, जैसे हम लोग परसेंटेज जो है 0 से 100 के बीच में प्रिडिक्ट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटीज को हम लोग 0 से 1 के बीच में फाइंड आउट करते हैं। इसमें कुछ हम लोग का टर्मिनोलॉजी होगा, तो चलिए उसको हम लोग देखते हैं। टर्मिनोलॉजी होगा प्रोबेबिलिटी में जो कि हम लोग देखते हैं पहले। वैसे प्रॉब्लम्स में इसकी उतना यूजेस नहीं है, लेकिन ये टर्म अगर लिखा हो तो आपको समझ में आना चाहिए ये टर्म क्या होता है। जैसे देखिए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जनरली दो तरह के होते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट वैसा हो गया जिसका आउटकम पहले से पता होता है कि क्या आउटकम आ सकता है। जैसे मान लीजिए एक डाई को थ्रो करेंगे तो उसका आउटकम पता है कि क्या होगा, आइदर 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा जिसका आउटकम पता नहीं होगा, जैसे साइंटिस्ट लोग करते हैं, तो उसका आउटकम जो है ना जब पता नहीं हो तो उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं बोलेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसका आउटकम मुझे पता होगा। जैसे मान लीजिए थ्रोइंग ऑफ ए डाई, डाई को अगर हम थ्रो करेंगे तो उसका आउटकम पता है कि क्या होगा, वन ऑफ द इट्स लीड्स टू फॉल वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम, आइदर 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। जैसे सिमिलरली टेकिंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज ऑल्सो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वही मैं लिखा हूं, इट इज द प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन एन आउटकम which is one of the various possible outcomes that are known to us beforehand। मतलब एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होगा जिसका पॉसिबल आउटकम्स पहले से ही पता होगा, ठीक है। जैसे थ्रोइंग ऑफ ए डाई इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट एज इट लीड्स टू फॉल द वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट में एक और टर्मिनोलॉजी हम लोग डिफाइन करते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको बोलेंगे? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितने भी आउटकम होंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट के, जितने भी आउटकम्स होंगे उसी कलेक्शंस को कहा गया है आपको सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे H, T इज द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द टॉसिंग ऑफ ए क्वाइन। किसी क्वाइन को अगर टॉस करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आ सकता है या नहीं तो टेल आ सकता है। तो सारे पॉसिबिलिटीज को कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा करके अगर लिख देते हैं तो उसी सारे पॉसिबिलिटीज को हम लोग सैंपल स्पेस बोलेंगे। किसका? उस एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट, बेसिकली सैंपल स्पेस यही वही है जो हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यूनिवर्सल सेट पर है, सेट थ्योरी में। सो इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से भी डिनोट किया जाता है, एक रेक्टेंगल से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे वेन डायग्राम में हम लोग किए हैं पहले। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देगा आपको कि रैंडम सैंपल स्पेस लिखना है, राइट द सैंपल स्पेस, write the sample space of the experiment a coin is tossed and the die is thrown। a coin is tossed and die is thrown, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? इसका अगर सैंपल स्पेस पाएंगे तो आइदर हेड 1 आ सकता है, हेड 2 आ सकता है, हेड 3, हेड H4, इस तरह से H5, H6 आ सकता है, या टेल 1, टेल 2, टेल 3, T4, T5, T6, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर एक क्वाइन को टॉस करें उसके बाद डाई को थ्रो करें, तो क्वाइन को टॉस करेंगे तो आइदर हेड और टेल आ सकता है, और डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो जो पॉसिबल आउटकम होगा H1 के साथ S2 3 4 5 6 तक जाएगा, और टेल के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो जो टोटल एलिमेंट्स आएंगे 12, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 12 होंगे, ठीक है। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन में लिया हूं, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट ए क्वाइन इज टॉस्ड, if it shows head a coin tossed again, also die is thrown।
बोल रहा है कि वैसे सैंपल स्पेस, वैसे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखने के लिए कह रहा है कि जब हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं और अगर हेड शो कर रहा है तो फिर से कॉइन को टॉस किया जा रहा है, और अगर अल्स यानी अगर टेल आता है तो फिर डाई को थ्रो किया जा रहा है। तो इसका बोल रहा है सैंपल स्पेस लिखने के लिए। तो बताइए क्या लिखेंगे इसका सैंपल स्पेस जो होगा, जनरली हम इसको एस से डिनोट करेंगे। तो जैसे हेड आता है तो इट शोज हेड, ए कॉइन इज टॉस्ड। जैसे हेड आता है तो कॉइन को टॉस करेंगे, या तो हेड आ सकता है या हेड के साथ टेल आ सकता है, ये दो पॉसिबिलिटीज होगा। मान लीजिए कॉइन इज टॉस अल्स और डाई इज थ्रोन। अगर मान लीजिए कॉइन को टॉस करते हैं और अगर टेल आता है, तो टेल आता है तो फिर उसके बाद क्या है, डाई को थ्रो किया जाता है। डाई में क्या हो सकता है, इधर 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 4 5 या 6। ये टोटल 6 इधर और 7 8, टोटल 8 एलिमेंट आएगा। तो ये टोटल पॉसिबल 8 आउटकम हो सकता है, ठीक है, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का। तो चलिए इस टाइप का देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस सैंपल स्पेस से रिलेटेड। चलिए कुछ और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, सैंपल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चंस आप लोअर क्लासेस में देखे होंगे। जैसे फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, डाइस जो है ना, पुल्लर ऑफ डाई, डाई का पुल्लर क्या होगा, डाइस होगा। वंस ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस। तो मुझे पेयर ऑफ डाइस का अगर बोल रहा है कि सैंपल स्पेस लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, लेट्स से 2 डाई को साइमल्टेनियसली क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। तो लेट्स से एज्यूम कर लेता हूं, लेट 1 डाई हैज अ ब्लू एंड द सेकंड डाई हैज अ ग्रीन। सपोज 1 appears on blue die and 2 appears on the green die, then we denote the outcome by the ordered pair 1, 2। ठीक है, 1, 2 से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे लेट्स से इफ अगर 3 appears हो रहा है ब्लू पे और 5 appears हो रहा है ग्रीन पे, ग्रीन डाई पे, तो उस आउटकम को हम लोग दिखाएंगे बाय द ऑर्डर्ड पेयर 3, 5। ठीक है, तो जनरली हम लोग जब भी 2 आपको डाई थ्रो किया जा रहा है तो उसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर x, y से डिनोट कर सकते हैं, जहां x क्या डिनोट करेगा, द नंबर अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई, एंड y डिनोट द नंबर अपीयर्ड ऑन द सेकंड डाई। जैसे देखिए इस चार्ट के थ्रू दिखाया, मान लीजिए सेकंड फर्स्ट डाई है 1 2 3 4 5 6 और सेकंड डाई में अपीयर हो रहा है 1 2 3 4 5 6। तो आउटकम ये पॉसिबल आउटकम हो सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 1 से लेकर के 2 6, 3 1 से लेकर के 3 6 तक, 4 1 से लेकर के 4 6 तक, 5 1 से लेकर 5 6 तक, 6 1 से लेकर के 6 6 तक। तो टोटल देखेंगे इसमें जो आउटकम आएगा, टोटल जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो 36 एलिमेंट होंगे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जब भी पेयर ऑफ डाइस का सैंपल स्पेस लिखना रहा तो उसमें 36 ऑर्डर पेयर होंगे, आउटकम होंगे। एक चीज इसमें और भी इंपॉर्टेंट होगा, डायगोनली अगर देखेंगे तो दोनों जो फेस का सम होगा, दोनों जो डाइस का फेस का सम होगा वो बेसिकली फिक्स होता है। जैसे यहाँ 1 + 1 क्या है, 2 है, डायगोनली देखेंगे तो इसका आउटकम यहां देखेंगे डायगोनली तो 3 अगर पूछे कि पेयर ऑफ डाइस में 3 कितने बार आ सकता है, तो 2 टाइम्स आ सकता है, 1 2 या 2 1। ये डायगोनली देखेंगे। जैसे बोले 4 कितने बार आ सकता है, तो 1 3 2 2 3 1। तो सम ऑफ डाइ जो है ना 4 जो आएगा वो 3 टाइम्स आएगा। अगर बोले 5 कितने बार आएगा, तो 1 4 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 4 1 आ सकता है। इस तरह से डायगोनली अगर देखेंगे इसको तो आपको निकाल सकते हैं कि सम ऑफ डाइज होगा वो नंबर फिक्स आएगा आपको। जैसे कोई बोलेगा कि 6 कितने बार आ सकता है, सम ऑफ डाइ पे 6 कितने बार आ सकता है, तो 1 5 में आ सकता है 6, 2 4 में आ सकता है, 3 3 में आ सकता है, 4 2 में आ सकता है और 5 1 में आ सकता है। डायगोनली देखेंगे तो सम ऑफ डाई जो होगा वो नंबर हमेशा फिक्स आएगा। तो पेयर ऑफ डाइज में सैंपल स्पेस 36 होगा। ठीक है, 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे। इसमें हम लोग आगे चल के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखिए एक और मैं सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोला हूं कि फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ऑफ ए पेयर ऑफ। जैसे सेकंड क्वेश्चन लिया, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन ए हेड, ए डाई इज थ्रोन, देन राइट द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बोल रहा है कि एक कॉइन को जो है टॉस किया जा रहा है 2 बार, अगर बोल रहा है सेकंड थ्रो में हेड आता है तो डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो बोला है उसका सैंपल स्पेस लिखने के लिए क्या लगता है इसका सैंपल स्पेस होना चाहिए।
तो बेसिकली दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है। तो मान लीजिए फर्स्ट में हेड आता है और सेकेंड में भी हेड आ जाता है। तो वही बोला, इफ सेकेंड थ्रो रिजल्ट इन हेड, मान लीजिए हेड के जगह टेल आ जाता है, तब तो डाई को थ्रो नहीं करेंगे। अब हेड के साथ अगर हेड आ जाए, सेकेंड थ्रो अगर हेड आता है तो बोला डाई थ्रो किया जाएगा। तो डाई जब थ्रो किया जाएगा तो आइदर 1 आ सकता है, एच के साथ 2 आ सकता है, एच के साथ 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ठीक है, एच के साथ 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। ये पॉसिबिलिटीज होगा। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि फर्स्ट जो है ना टॉस में आपको टेल आ जाए और फिर सेकेंड टॉस में भी क्या हो, टेल आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट टॉस में टेल है और सेकेंड टॉस में हेड है, और बोल रहा है कि जब भी सेकेंड टॉस में हेड आता है तो फिर डाई को थ्रो किया जा रहा है। तो डाई को थ्रो किया जाएगा तो आइदर 1 आ सकता है, टीएच के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, टीएच के साथ 4 आ सकता है, टीएच के साथ 5, टीएच के साथ 6 आ सकता है। यही टोटल पॉसिबल क्या होगा, आउटकम्स होगा। ठीक है, इसी को हम लोग सैंपल स्पेस कहेंगे। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम को कलेक्ट करके एक जगह लिखेंगे वही क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस होगा। तो होपफुली आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप बनाएंगे। सैंपल स्पेस लिखने आना चाहिए तो ही आप क्या प्रोबेबिलिटीज का क्वेश्चंस आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट अगर मिस आउट करते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटीज के क्वेश्चंस गलती होने का चांसेस ज्यादा होगा। तो सैंपल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पहले भी बनाएं और इसे बनाएंगे। तो कितना एलिमेंट आएगा इसमें, जो है आपको 6, 7, 8 और ये 6 इधर है, 12, 13, 14, ठीक है। तो टोटल कितना आएगा, 6 इधर है, 12, 13, 14, तो टोटल 14 जो है ना आपको एलिमेंट्स आ रहा है। अब देखिए, फर्स्ट मैं आपको बताया हूं कि व्हाट इज सैंपल, फर्स्ट बताया हूं व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड बताया आपको व्हाट इज सैंपल स्पेस, ठीक है। इस पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिया हूं। थर्ड देखिए क्या होता है, इवेंट्स। इवेंट्स इट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जितने भी सबसेट बनेंगे आपको सैंपल स्पेस के, उसी को हम लोग इवेंट्स बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया हूं, गेटिंग ए हेड इन टॉसिंग ए क्वाइन और गेटिंग ए क्वाइन ए प्राइम नंबर, गेटिंग ए क्वाइन, गेटिंग ए डाई ए प्राइम नंबर इन थ्रोइंग ऑफ ए डाई। जैसे कोई डाई को थ्रो किया और प्राइम नंबर आ रहा है, और अगर हम क्वाइन को टॉस किया उसमें अगर हेड आ रहा है तो ये वन ऑफ द क्या कहलाएगा, इवेंट कहलाएगा। ऐसे बहुत सारे इवेंट को आप लिख सकते हैं। हम लोग देखे हैं सेट में कि इन जनरल इफ सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट देन द मैक्सिमम ऑफ 2 to the power n एलिमेंट्स कैन एसोसिएटेड विथ इट। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर n एलिमेंट किसी सैंपल स्पेस में है तो उससे कितने आपको इवेंट्स बनेंगे, वो टोटल इवेंट जो बनेंगे मैक्सिमम इवेंट 2 to the power n बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर हम 36 ऑर्डर्ड पेयर है और इसको मैं सबसेट में कन्वर्ट करूं, ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट बनाऊं, तो टोटल जो सबसेट बनेंगे वो 2 to the power 36 बनेंगे। तो वो सारे सबसेट को क्या बोला गया है, इवेंट्स कहा गया है, ठीक है। जनरली हम लोग सेट में इवेंट नहीं बोल करके हम लोग सबसेट बोलते थे, यहां पे हम लोग उसको इवेंट नाम देंगे। तो जितने भी सैंपल स्पेस के सबसेट क्रिएट होंगे उस सबको नाम दिया गया है इवेंट। और एक फॉर्मूला हो गया कि n अगर एलिमेंट है किसी सैंपल स्पेस में तो 2 to the power n क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट फॉर्म होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट्स। इवेंट्स के बाद हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। इवेंट को जनरली जो है ना वेन डायग्राम में हम लोग सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं एस से, ठीक है ना, जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो जितने भी आपको सैंपल स्पेस होगा उसको हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। आप बोलेंगे कि इवेंट को कैसे डिनोट करेंगे, तो बेसिकली इवेंट क्योंकि सबसेट होता है सैंपल स्पेस का, तो उसको हम लोग सर्किल से डिनोट किया जाता है। तो इवेंट को हम लोग सर्किल से डिनोट करेंगे, ठीक है, और सैंपल स्पेस को हम लोग रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। अब देखिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। The complement of an event A with respect to the sample space S is the set of all elements of S which are not in A. It is usually denoted by A dash or A bar or A complement.
ए के ऊपर सी लिखा जाता है, ठीक है ना, 3 तरह से डिनोट किया जाता है, ए डैश, ए बार और ए कॉम्प्लीमेंट से। ये हम लोग सेट थ्योरी में भी देखे थे। जैसे मान लीजिए कोई भी इवेंट है एसोसिएटेड विथ थ्रोइंग ऑफ ए डाई, अगर डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या आ सकता है, सैंपल स्पेस आइदर 1 3 4 5 6, ये 6 वन ऑफ द पॉसिबल आउटकम आएगा जब हम लोग डाई को थ्रो करेंगे। तो मान लेता हूं कि ई, एज्यूम कर लेता हूं ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट प्राइम नंबर कम्स, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, ई इवेंट अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो इवेंट जो होगा इधर 2 हो सकता है या 3 हो सकता है या 5। अब बोले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, इस इवेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ई डैश या ई डैश या ई सी, तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या होता है कि जो ए में नहीं होगा लेकिन सैंपल स्पेस में होना चाहिए, ठीक है ना, वही मैं लिखा हूं विच आर नॉट इन ए, ठीक है। तो सारे एलिमेंट जो एस में होगा लेकिन ए में नहीं होगा। The complement of an event A with respect to the sample space S is the set of all element of S which are not in A। यानी सैंपल स्पेस का वो सारे एलिमेंट जो A में नहीं होगा। तो बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जैसे E का कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 नहीं लेंगे और बाकी जो सैंपल स्पेस में होगा वो ले लेंगे। तो 1 ले सकते हैं, 2 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 नहीं लेंगे, फिर 4 ले सकते हैं, फिर 6 ले सकते हैं। ये आपका कॉम्प्लीमेंट होगा। बहुत सिंपल होगा कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट का या किसी भी इवेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मान लीजिए वो इवेंट को ए से डिनोट कर रहे हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ए डैश ए बार या ए सी से डिनोट करेंगे और वो होगा क्या, वो सारे एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस का जो इवेंट ए में नहीं होगा, ठीक है। ये होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। देखो उसके बाद जो सिंपल इवेंट किसको बोलते हैं, इट इज एन इवेंट, if an event covers only one point of sample space then it is called simple event। यानी at a one time पे एक ही इवेंट अकर हो रहा हो, जैसे कि एग्जांपल गेटिंग ए हेड फॉलोड बाय टेल इन ए थ्रोइंग ऑफ ए कॉइन 2 टाइम्स इज ए सिंपल इवेंट। सो कोई भी दो इवेंट साइमल्टेनियसली अगर अकर नहीं हो रहा है, कोई भी एक ही इवेंट अकर कर रहा है तो वैसे इवेंट को हम लोग सिंपल इवेंट बोलते हैं। नेचर में बहुत कम ऐसे इवेंट होगा जो कि सिंपल होगा, मैक्सिमम आपको इवेंट कंपाउंड इवेंट आएगा। कंपाउंड इवेंट वैसे इवेंट को बोलते हैं जो 2 और 2 से ज्यादा इवेंट साइमल्टेनियसली क्या होगा अकर करता है, तो वैसे इवेंट को हम लोग कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। जैसे when 2 or more than 2 events occur simultaneously the event is said to be compound event। जैसे A इंटरसेक्शंस B और A B इस तरह से डिनोट करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट किया जाता है the occurrence of both A and B simultaneously, the occurrence of both A and B simultaneously। अगर दिखाना हो तो A इंटरसेक्शन B, A यूनियन B को या A प्लस B भी लिख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करता है दैट इज अकरेंस ऑफ इवेंट्स आइदर A और B, ठीक है। जितने भी यूनियन इंटरसेक्शन से कनेक्टेड होगा वो सब सारे कंपाउंड इवेंट्स कहलाते हैं। और इसमें हम लोग आगे चल के देखते हैं रिलेशंस, सम ऑफ 2 सेट्स हम लोग देखे हैं, डिफरेंस ऑफ 2 सेट देखे हैं सेट थ्योरी में, उसी टाइप से प्रोबेबिलिटीज में भी होगा। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। चलिए इवेंट, सिंपल इवेंट एंड कंपाउंड इवेंट से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए इवेंट जो है ना, सैंपल स्पेस और कंपाउंड इवेंट ये लिखने आना चाहिए, तभी आपको बेसिक जो है ना कंसेप्ट क्लियर होगा प्रोबेबिलिटीज में। मान लीजिए सैंपल स्पेस ही नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर आपको जो है ना प्रोबेबिलिटीज भी आप सही से नहीं निकाल पाएंगे। तो सैंपल स्पेस, इवेंट और कंपाउंड इवेंट पे मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट टॉसिंग ऑफ ए कॉइन। तो बताइए क्या होगा, का जो सैंपल स्पेस होगा या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। बताइए इसका इवेंट्स क्या होगा। बेसिकली इवेंट अभी जस्ट मैं कमेंट किया था, बेसिकली जितने भी सबसेट होते हैं उसी सैंपल स्पेस का, उसी को हम लोग इवेंट बोलते हैं। तो नल सेट जो होगा एवरी सबसेट, एवरी इवेंट्स का सबसेट होगा, या आप बोल सकते हैं। तो जब भी आपको इवेंट्स निकालना है तो एक तो नल सेट होगा ही,
यानी हेड और टेल में से कोई ना आए। ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन खड़ा रह जाए, उसकी भी तो प्रोबेबिलिटीज कुछ ना कुछ होगी या नहीं ही होगी, जीरो हो सकती है। तो नल सेट जो है ना एवरी इवेंट्स का क्या होगा, सबसेट होगा। तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है या हेड या टेल आ सकता है। ये तो मैं बता रहा था, अगर दो एलिमेंट है तो टोटल कितने सबसेट बनने हैं, 2 टू दी पावर n बनेंगे। यानी 2 टू दी पावर, यहाँ n का वैल्यू 2 है तो 2 टू दी पावर 2 बनेंगे, तो वो वैल्यू क्या आएंगे, 4 आएंगे। तो n अगर किसी एलिमेंट्स आपको सैंपल स्पेस में है तो उससे जो टोटल इवेंट क्रिएट होंगे वो 2 टू दी पावर n होंगे। उस 2 टू दी पावर n में एक नल सेट भी क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो इवेंट्स मुझे लगता है होपफुली क्लियर होगा। सैंपल स्पेस के सबसेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। अगर n एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में तो टोटल आपका इवेंट होगा 2 टू दी पावर n। जैसे देखिए सेकंड क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन, लेट ए बी द इवेंट एन ऑड नंबर टर्न्स अप एंड बी बी द इवेंट ए नंबर डिविजिबल बाय 3 टर्न्स अप, राइट द इवेंट्स ए और बी, ए एंड बी। देखिए कंपाउंड इवेंट से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लिया हूं। जैसे बोला है डाई को थ्रो किया जा रहा है, तो बताइए सैंपल स्पेस इसका क्या होगा। डाई को थ्रो करेंगे तो आइदर फेस पे 1 अपीयर हो सकता है या 3 4 5 6, ये 6 नंबर से अपीयर हो सकता है। लेट ए बी द इवेंट एंड ऑड नंबर टर्न्स अप, ए कोई इवेंट है जिसमें ऑड नंबर आ रहा है, तो बताइए ऑड क्या होता है, 1 3 5, ये टर्न्स अप हो रहा है। और बी बी द इवेंट बोल रहा है ए नंबर डिविजिबल बाय 3 टर्न्स अप, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर टर्न्स अप हो रहा है। तो बताइए 3 से जो डिवाइड होगा नंबर आइदर 3 आ सकता है या 6 आ सकता है। अब फर्स्ट पार्ट में बताना है, फर्स्ट पार्ट में वैसा इवेंट निकालना है जो ए और बी हो। ए और बी का मतलब मैथ में जो है ना यूनियन होता है, ठीक है ना। ए और बी का मतलब आइदर ए और बी, यानी यूनियन में होगा कि सारे एलिमेंट ए और बी में होगा, सभी को एक जगह लिख देना है आपको। बात समझे, ए और बी जब भी होगा उसका मतलब यूनियन होगा। और सेट में पढ़े होंगे कि कलेक्शन ऑफ सेट ए, अकरेंस ऑफ आइदर ए और बी, यानी आइदर ए हो रहा हो या बी हो रहा हो या दोनों हो रहा हो, तो उसको हम लोग कलेक्ट करके अगर एक जगह लिख देंगे तो वही कहलाएगा ए और बी। तो बताइए क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ये सारे कलेक्शंस को, ए और बी को कलेक्शंस को एक जगह लिख देंगे। अब बी में फाइंड आउट करना है ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो बताइए दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा वो लिखना है आपको। इसका ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी का मतलब होगा अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी। तो दोनों में जो अक्कर होगा एलिमेंट वो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है ओनली, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो 3 एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए और बी में दोनों में अक्कर हो रहा है। तो सेट थ्योरी थोड़ा बहुत आप देख लेंगे, क्योंकि सेट का जो ना कंसेप्ट यूज हो रहा है। जब भी आपको ए और बी अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, तो आपको सारे कलेक्शंस ए और बी के सारे एलिमेंट्स इवेंट को कलेक्ट करके एक जगह लिख देना है। जब भी ए एंड बी बोलता है इंटरसेक्शन निकालना है, ए और बी का मतलब यूनियन निकालना है। इंटरसेक्शन हो गया जो कॉमन एलिमेंट होगा, ठीक है। इस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो 3 है। देखिए थर्ड क्वेश्चन बोला है कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन। तो कोई एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिस एक्सपेरिमेंट में एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, उसके बाद एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। लेट ए बी द इवेंट, X turns up on the coin and odd number turns up on the die, and B be the event, T turns up on the coin and an even number turns up on the die. Write the event A or B, A and B. ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, एक क्वाइन इज टॉस एंड डाई इज थ्रोन, तो क्या होगा, या तो क्वाइन पे हेड आएगा तो हेड के साथ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज। या अगर क्वाइन पे टेल आता है तो टेल के साथ डाई 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6, ये टोटल 12 जो है ना एलिमेंट जनरेट होगा सैंपल स्पेस पे। अब ए इवेंट क्या कह रहा है, ए कोई इवेंट है, बोल रहा है कि हेड टर्न्स ऑफ ऑन द डाई ऑन द कॉइन एंड ऑड नंबर टर्न्स ऑफ ऑन द डाई। बताइए क्या होगा, ये हेड आ रहा है तो हेड जो है और ऑड नंबर H1 हो सकता है, H के साथ 3 हो सकता है, H के साथ 5 हो सकता है। यही इवेंट होगा जो H टर्न्स अप ऑन द कॉइन एंड ऑड नंबर टर्न्स अप ऑन द डाई। और B इवेंट क्या है, बेसिकली
टेल जो है ना टर्न्स अप ऑन द कॉइन एंड द इवन नंबर टर्न्स अप ऑन द डाई। तो बताइए टेल के साथ 2 आ सकता है, टी के साथ 4 आ सकता है, टी के साथ 6 आ सकता है, ये होगा। अब इसमें फाइंड आउट करना है आपको फर्स्ट पार्ट में कि ए और बी क्या होगा, यानी मुझे ए यूनियन बी निकालना है। तो सारे एलिमेंट को कलेक्ट करके एक जगह लिख देंगे H1, H3, H5 और ये जगह T2, T4 और T6 हो जाएगा। ये आपका होगा ए और बी। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि ए एंड बी क्या होगा, अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी होगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। बताइए कोई भी कॉमन जो है ना एलिमेंट दिख ही नहीं रहा है दोनों में, इसलिए क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा। तो दोनों साइमल्टेनियसली इवेंट ए और बी अकर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होगा, इक्वली लाइकली इवेंट किसको बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको बोलते हैं, और एग्जॉस्टिव इवेंट किसको कहा जाएगा। तो चलिए टर्मिनोलॉजी में हम लोग अभी तक देखे हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होगा, इवेंट के बारे में हम लोग देखे इवेंट किसको बोलते हैं, उसके बाद सिंपल इवेंट देखे हैं, कंपाउंड इवेंट देखे हैं। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट होगा 3 पॉइंट, यहां से आप सही से देखेंगे। ठीक है, इक्वली लाइकली इवेंट्स किसको बोलते हैं, तो 7th टर्मिनोलॉजी होगा इक्वली लाइकली इवेंट्स। इफ द इवेंट्स हैव सेम चांस ऑफ अकरेंस देन दे आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। अगर चांस ऑफ अकरेंस किसी दो इवेंट्स के अगर इक्वल है तो वैसे इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे कोई क्वाइन को टॉस करें तो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी, जो चांसेस होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। कंडीशन है कि क्वाइन क्या होना चाहिए, फेयर क्वाइन होना चाहिए। वही मैं लिखा हूं, इन ए सिंगल टॉस ऑफ ए फेयर क्वाइन द इवेंट ऑफ हेड एंड इवेंट ऑफ टेल आर इक्वली लाइकली। ऐसा भी हो सकता है कि क्वाइन फेयर नहीं हो, जैसे कि हम लोग 16 में देख चुके हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वाइन में दोनों तरफ टेल ही लिखा हो और उसको टॉस करेंगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। आई थिंक क्वाइन फेयर नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, क्वाइन अगर फेयर नहीं होगा तो वैसे इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली नहीं कहेंगे। अब फेयर क्वाइन आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे एक साइड से थोड़ा सा ऊंचा कर दिया, दूसरे साइड से फ्लैट रखे, तो दोनों साइड की आने की चांसेस क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, कम और ज्यादा हो जाएगी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो क्वाइन जो है ना फेयर है तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, चांसेस इक्वल ही होगी, तो इसलिए उसको इक्वली लाइकली इवेंट कर लेंगे। जैसे इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए अनबाइस्ड क्वाइन, अनबाइस्ड डाई ऑफ द इवेंट 1 2 3 4 5 6 आर इक्वली लाइकली। कोई भी डाई को थ्रो करे तो जो 1 का आने का चांसेस होगी, जो 2 की आने की चांसेस होगी, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, वो चांसेस क्या होगी, इक्वली लाइकली होगी। ठीक है ना, इन टॉसिंग ऑफ ए बाइस्ड कॉइन, अगर कॉइन बाइस्ड है तो इक्वली लाइकली नहीं होगी। जैसे डाई भी क्या होता है, बाइस्ड हो सकता है। बाइस्ड जैसे कि आप महाभारत में देखे होंगे, शौकनी जो डाई को यूज करता था वो बाइस्ड होता था। अब बोलेंगे कि बाइस्ड कैसे बनाया जा सकता है, किसी 1 आने की चांसेस को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, तो 1 आने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं जिस फेस पे 1 लिखा हुआ है उसके अपोजिट साइड के फेस को थोड़ा सा फ्लैट न बना करके थोड़ा सा ऊंचा अगर कर दे तो 1 की आने के चांसेस घट जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से आपको बाइस्ड डाई को भी बाइस्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो डाई भी बाइस्ड हो सकता है और क्वाइन भी बाइस्ड हो सकता है। तो कोई भी बाइस्ड डाई और क्वाइन है तो फिर उस केस में इवेंट्स जो होंगे वो इक्वली लाइकली नहीं होगा। ठीक है, तो फेयर क्वाइन हो या अनबाइस्ड डाई हो, उसमें जो चांसेस ऑफ अकरेंस होंगे इक्वली लाइकली होगी। यानी किसी भी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटीज अगर इक्वल है, यानी चांसेस ऑफ अकरेंस अगर इक्वल है तो वैसे इवेंट को हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलेंगे। ठीक है, ये 7th हो गया। 8th देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको हम लोग डिसजॉइंट भी बोलते हैं और इनकॉम्पैक्टेबल इवेंट्स भी कहा जाता है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स किसको बोलेंगे, 2 इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम rejects the possibilities of occurrence of other, that is both cannot occur simultaneously। यानी दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होंगे जब दोनों के चांसेस ऑफ अकरेंस, एक की चांसेस ऑफ अकरेंस दूसरे के चांसेस ऑफ अकरेंस को रिजेक्ट कर दे। मतलब कोई अगर एक अक्कर हो जाए तो फिर दूसरा नहीं हो, अगर दूसरा अक्कर हो जाए तो पहला अक्कर नहीं हो। यानी दोनों इवेंट अगर साइमल्टेनियसली अक्कर नहीं हो रहा
तो वैसे इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। डिसजॉइंट इवेंट, याद होगा मैं डिसजॉइंट सेट भी आपको बताया था कि दो सेट ए और बी हो, अगर इंटरसेक्शंस 5 हो जाए, यानी कोई भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं हो, तो वैसे इवेंट्स को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स बोल लेते हैं। यहां पे हम इवेंट बोलेंगे, सेट्स ना बोल करके, ठीक है। तो इन द वेन डायग्राम वही लिखा हूं, द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो मैथमेटिकली वी राइट ए इंटरसेक्शंस बी इक्वल टू 5। तो दो इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, कब होंगे, जब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट कॉमन नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर n event a1 a2 a3 an are said to be mutually exclusive events if ai intersects aj equal to 5 for all I and j 1 से लेकर के n तक होना चाहिए, जहां i j के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी 2 एट ए टाइम कोई भी दो इवेंट ले तो क्या होना चाहिए, उसमें इंटरसेक्शंस 5 होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। तो वैसे सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। बताइए पेयर वाइज अगर दो इवेंट्स में अगर इंटरसेक्शंस 5 बन रहा हो, तो a1 a2 a3 a4 से लेकर के an तक का भी इंटरसेक्शंस क्या होगा, 5 बनेगा। लेकिन कोई जोड़ी नहीं है कि कन्वर्स ट्रू हो। कोई भी अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है तो दैट डज नॉट मीन कि उसका इंटरसेक्शंस 5 होगा, ठीक है। रिवर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर दो इवेंट्स अगर मान लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दोनों का इंटरसेक्शंस क्या होगा, 5 होगा। तो चलिए इससे एक और आपको है जिसको मैं कंप्लीट कर लेता हूं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स किसको कहा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इस पे काफी क्वेश्चंस भी पूछा गया है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बोला हूं कि सेट ऑफ इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तभी होगा जब पेयर वाइज जो है ना इंटरसेक्शंस 5 बनना चाहिए। अगर पेयर वाइज इंटरसेक्शंस 5 बनेगा तो सारे इवेंट्स का इंटरसेक्शन जो है ना 5 ही होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सारे जितने भी इवेंट है, लेट्स से इवेंट a1 a2 a3 a5 an तक का, अगर सारे का इंटरसेक्शंस अगर 5 हो रहा है, दैट डज नॉट मीन पेयर का भी क्या होगा, आपको इंटरसेक्शन 5 होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिवर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर पेयर वाइज, अगर एन इवेंट पेयर वाइज आपको कोई भी दो पेयर ले और उसका इंटरसेक्शन अगर 5 हो रहा है, तो आप हम बोल सकते हैं सेट ऑफ इवेंट्स क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। अगर पेयर वाइज इंटरसेक्शन 5 हो रहा है तो सारे इवेंट्स का कलेक्टिवली का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, 5 होगा। लेकिन हम ये कभी नहीं कह रहे हैं कि अगर सारे इवेंट्स का कलेक्टिवली का इंटरसेक्शन 5 हो रहा है, दैट डज नॉट मीन कि पेयर वाइज भी इंटरसेक्शन 5 होगा। बात समझे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का डेफिनेशन ये होगा कि अगर सेट ऑफ इवेंट्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो किसी भी दो पेयर का, कोई भी दो पेयर का जो हम इंटरसेक्शंस लेंगे तो ऑलवेज 5 आएगा, ठीक है ना, नल सेट आएगा। देखिए एक और है नाइन्थ जो होगा एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। तो पहला आपका इक्वली लाइकली हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया, और दूसरा हो गया आपका एक्सक्लूसिव इवेंट, और तीसरा होगा एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट। तो देखिए एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट किसको बोलेंगे, इफ ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज एसोसिएटेड विथ at least one of the events associated at least one of the events e1 e2 e3 e4 en, then the collectively the events are said to be exhaustive. Mathematically we write e1 union e2 union e3 dot en equal to किसके इक्वल हो जाना चाहिए, ये आपको सैंपल स्पेस के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूं कि जो कलेक्शंस ऑफ इवेंट जितने भी होंगे, जब हम इसका यूनियन लेंगे, जितने भी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है इवेंट, उस सारे इवेंट्स का जब आप यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वैसे सेट ऑफ इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट बोलेंगे। और अगर जितने भी आपको इवेंट्स हैं उस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड, अगर उसका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आ रहा है तो वैसे इवेंट को हम लोग एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूं, आपको एग्जॉस्टिव बाद में मैं लेता हूं, पहले मैं एक्सक्लूसिव इवेंट्स पे मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हूं, इन ए सिंगल टॉस ऑफ ए कॉइन फाइंड वेदर द इवेंट हेड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। बताइए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा,
क्योंकि हेड और टेल का इंटरसेक्शंस लेंगे तो ऑब्वियसली 5 आएगा, दोनों में तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो ये आप बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल लिया हूं, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई फाइंड वेदर द इवेंट्स 1 2 2 3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। किसी एक डाई को थ्रो कर रहे हैं और 1 2 कोई एक इवेंट है और एक 2 3 ले रहे हैं, एक अनदर इवेंट है, तो बोल रहा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं होगा। क्या लगता है इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 होगा क्या? इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन जो होगा 2 के इक्वल आएगा, जो 5 के इक्वल नहीं है, तो आप बोल सकते हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है ना, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा क्योंकि इस दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं हो रहा है। सो पेयर वाइज देखना आपको, इंटरसेक्शन अगर 5 बन गया, कॉमन एलिमेंट नहीं दिखना चाहिए दोनों सेट में, क्योंकि इसमें 2 कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इन थ्रोइंग ऑफ ए डाई राइट वेदर द इवेंट्स कमिंग ऑफ एन ऑड नंबर एंड कमिंग ऑफ एन इवन नंबर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट। तो बताइए इसका सैंपल स्पेस डाई का सिंगल थ्रो है, इसका सैंपल स्पेस जो होगा इधर 1 आएगा, 2 3 4 5 6, ये होगा सैंपल स्पेस। इवेंट ए क्या होगा? इवेंट ए कह रहा है कमिंग ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर जो होगा 1 3 5 आने का चांसेस। तो इवेंट बी बोल रहा है कमिंग ऑफ एन इवन नंबर, तो ये 2 हो सकता है, 4 और ये 6 आ सकता है। अब यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शंस जो आएगा वो 5 के इक्वल आएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आप बोल सकते हैं दोनों इवेंट्स क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ठीक है, ये दोनों इवेंट्स आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे, और एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स पे भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पे। देखिए एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स लोडिंग ए पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग दैट कम्स आउट। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। इवेंट ए को डिस्क्राइब किया जा रहा है, द सम इज ग्रेटर देन 8। इवेंट बी है 2 अकर्स ऑन आइदर टाइम, और सी है इवेंट द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, ये तीनों इवेंट्स, तो अभी जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि पेयर ऑफ डाइस में जो टोटल ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं वो 36 बनते हैं। कैसे लिखेंगे? तो सम इज ग्रेटर देन 8, तो वैसा इवेंट लिखना है जो ऑर्डर्ड पेयर जिसका सम क्या हो जाए 8 से ग्रेटर। तो 2 6 नहीं ले सकते हैं, 3 6 से शुरू कर सकते हैं, जिस 9 हो जाएगा। 6 3 हो सकता है, इसको आप पलट भी सकते हैं। फिर 4 के साथ आप 5 ले सकते हैं, या 5 के साथ 4 पलट देंगे, सम इसका 9 हो जाएगा। फिर 5 के साथ आप 5 के साथ 5 ले सकते हैं, ठीक है ना। 5 के साथ हम लोग 6 ले सकते हैं, 6 के साथ 5 ले सकते हैं, इसका सम क्या होगा 8 से ग्रेटर हो जाएगा। 3 4 के साथ ले लिए, 5 के साथ ले लिए, 6 के साथ ले लिए, ठीक है ना। 6, 6 भी हो सकता है, 6 के साथ हो सकता है। फिर 6 के साथ 2 नहीं 3 आ जाएगा, 6 के साथ 3 ले चुका है, 6 के साथ 4 आप ले सकते हो, 6 के साथ 4 और 4 के साथ 6, ठीक है। 5 के साथ 6 का पेयर ले चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जिसका सम क्या होगा 8 से ग्रेटर होगा। सेकेंड में है द सम इज, बी में है 2 अकर्स ऑन आइदर डाई। तो बताइए बी इवेंट क्या होगा? आइदर डाई, यानी 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। इस तरह से 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है। और फिर ये तो हो गया जिसमें फर्स्ट डाई में थ्रू आउट 2 आ रहा हो। और फिर ये भी हो सकता है कि 1 2 ले लें, 1 2 2 2 तो ले चुके हैं, फिर 2 3 3 2 हो सकता है, ठीक है ना। 3 4 2 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये टोटल 11 पेयर होंगे जिसमें कम से कम एटलीस्ट
2 ऑन आइदर डाई होगा, यानी फर्स्ट डाई में आइदर 2 आना चाहिए या सेकेंड डाई में या बोथ में। तो मैंने फिक्स कर दिया 2 फर्स्ट डाई पे और सेकेंड डाई पे 1 2 3 4 5 6 वैरी करवा रहा हूं। उसी तरह से फिर मैं क्या किया कि सेकेंड डाई पे 2 फिक्स कर दिया और फर्स्ट डाई आइदर 1 हो सकता है, 2 नहीं लिया क्योंकि 2 ले चुका हूं, फिर 3 4 5 6 हो सकता है। तो टोटल 11 ऑर्डर्ड पेयर्ड आएगा, ठीक है ना, सेट बी में। सी बोल रहा है द इवेंट द सम इज एटलीस्ट 7 एंड मल्टीपल ऑफ 3। बोला है कि सम जो है ना, सम ऑफ जो डाई का, दोनों डाई का सम है वो 7 कम से कम होना चाहिए और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो बताइए इवेंट सी हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप 3 6 ले सकते हैं जिसका सम कम से कम 7 से ग्रेटर होगा और मल्टीपल ऑफ 3 होगा, या 6 3 ले सकते हैं आप, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि 5 5 4 ले सकते हैं और ये 4 5, जिसका सम क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा, एटलीस्ट 7 होगा और मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो 9 होगा ना। 3 + 6 9 हो गया और 6 + 3 9, तो 3 का मल्टीपल में 5 + 4 या 4 + 5, इसका भी सम क्या होगा, 9 होगा, जो कि 7 से ग्रेटर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। और एक 6 6 हो सकता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 पॉसिबिलिटीज होगा, ठीक है। अब यहां से ये आपको लिखना आना चाहिए, जो लैंग्वेज है उसको एक्सप्रेस करेंगे सेट में। अब उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या लगता है, इस दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? 3 6 3 6 कहीं नहीं दिख रहा है, 6 3 भी कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब इसमें 2 है और इसमें अगर देखें तो 2 कहीं नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये 5 आएगा। अगर बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी और सी में कॉमन 3 6, तो 3 6 कहीं नहीं दिख रहा है, 6 3 5 4, ऑब्वियसली इसमें 2 है और इसमें 2 है ही नहीं कहीं पे, इसलिए ये 5 हो जाएगा। और सी इंटरसेक्शन अगर ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, 3 6 है, 3 6 इसमें है तो 3 6 हो सकता है कॉमन, फिर 6 3 भी कॉमन है, 5 4 भी है और 4 5 भी, 5 4, ठीक है, और 4 5 भी है, उसके बाद 6 6, इसके 6 6 भी है। मतलब सारे एलिमेंट सी जो है ना बेसिकली कॉमन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, पांचों का पांचों एलिमेंट कॉमन हो जाएगा। मतलब ये निकाल चुका हूं, ये मुझे फाइंड आउट करना था, बी इंटरसेक्शन सी, सी ए इंटरसेक्शन सी। अब बोला है क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 आ रहा है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा यस, होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकेंड पार्ट में बोले क्या बी इंटरसेक्शन सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, क्योंकि बी इंटरसेक्शन भी 5 आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। थर्ड में यहां पे देख सकते हैं सी इंटरसेक्शन ए 5 के इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा। सो इवेंट ए बी बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ए बी और बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, जबकि ए सी क्या होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स पे क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स पे क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चंस लिया हूं, इन थ्रोइंग ऑफ ए डाई लेट ए बी द इवेंट इवन नंबर टर्न्स अप एंड बी बी द इवेंट एन ऑड नंबर टर्न्स अप and C be the event a number less than 4 turns up. Find whether the events ABC form an exhaustive system or not. तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी आपको एग्जॉस्टिव प्रूफ करना रहेगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सैंपल स्पेस लिखो। तो किसी डाई का सैंपल स्पेस, वन डाई का सैंपल स्पेस ये होगा, और सारे इवेंट्स को आप लिख डालो, जो लैंग्वेज में है उसको मैथमेटिकली जो है ना सेट थ्योरी, सेट के फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट ए जो है इवन नंबर टर्न्स अप, तो क्या होगा 2 4 6 है इवन, ये होगा सेट ए। सेट बी में, सेट जो बी है वो कह रहा है द इवेंट एंड ऑड नंबर टर्न्स अप, यानी 1 3 5 आ रहा है, ठीक है। और सेट सी कह रहा है बी द इवेंट ए नंबर लेस देन 4 टर्न्स अप, तो 4 से लेस जो नंबर है वो आइदर 1 हो सकता है या 2 या 3। अब यहां से क्या करेंगे, जब भी आपको एग्जॉस्टिव सिस्टम दिखाना हो तो हम लोग दिखाना है कि ये जो इवेंट है उसका यूनियन क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए अगर एग्जॉस्टिव है तो बताइए ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सभी एलिमेंट को कलेक्ट करके एक जगह लिखे, तो 1 तो है सेट बी में, सेट सी में है 2 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 है।
इसका जो यूनियन है ए यूनियन बी यूनियन सी, सारे एलिमेंट सेट एस का आ रहा है, यानी सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि सेट ए बी एंड सी क्या होगा, आर एग्जॉस्टिव सिस्टम ऑफ इवेंट्स। ठीक है, एग्जॉस्टिव सिस्टम होगा। तो बहुत सिंपल होगा, जब भी आपको एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स अगर एग्जॉस्टिव दिखाना है तो सभी का आपको यूनियन लेना है, और अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाता है तो एग्जॉस्टिव होगा। अगर सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आता है, अगर मान लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी निकालें और कोई भी एक एलिमेंट अनलेफ्ट हो गया, पूरा सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आता है, तो फिर हम लोग वैसे सेट को हम लोग एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स नहीं बोलेंगे। तो बहुत सिंपल होगा। एक्सक्लूसिव के केस में अगर दो इवेंट एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट अगर एग्जॉस्टिव है तो उसका यूनियन जो है ना सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। देखिए एक सेकंड क्वेश्चन में लिया हूं यहाँ पे, इन ए थ्रोइंग ऑफ ए डाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बोला मैं दो सिचुएशन दिया ए और बी, इसमें से बताना है कि ए होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कि बी होगा। तो देखिए बोला द इवेंट्स कमिंग ऑफ एन ऑड नंबर एंड कमिंग ऑफ एन इवन नंबर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सैंपल स्पेस जो होगा किसी डाई का 1 2 3 4 5 6 होगा, ठीक है ना। तो बताइए इवेंट ए क्या होगा, कमिंग ऑफ एन ऑड नंबर, तो वो 1 3 5 होगा। और सेट इवेंट बी जो दिया गया है, इवेंट बी कमिंग ऑफ एन इवन नंबर 2 4 6। अब क्लियरली यहां से दिख रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ना 5 के इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स क्या होगा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है ना। यस, बी में अगर चेक करें तो द इवेंट्स कमिंग ऑफ एन ऑड नंबर, तो इवेंट कमिंग एन ऑड नंबर क्या होगा 1 3 5 हो जाएगा। और सेट बी में लिख रहा है एंड कमिंग ऑफ एन नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इसको एक्स मान लेता हूं, ठीक है ना, इसको वाई। एंड कमिंग ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो वो वाई क्या हो सकता है 4 के इक्वल या 4 से ग्रेटर, तो 4 5 6 हो सकता है। अब क्लियरली यहां से दिख रहा है कि एक्स इंटरसेक्शन जब आप वाई निकालेंगे इस दोनों का जो कॉमन होगा 4 नहीं 5 आपको कॉमन हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं ये 5 आ नहीं रहा है, नॉट इक्वल टू 5, इसलिए ये आपको एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। ये इवेंट्स जो है ना एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स होगा, बी नहीं होगा। चलिए इस पे कुछ एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। बोर्ड में जो है ना इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको देगा कि इक्वली लाइकली, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। चलिए एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स पे हम और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे इन थ्रोइंग ऑफ ए डाई विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शंस में दिया गया है, इसमें दिखाना है कौन सा एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स होगा। तो चलिए ऑप्शंस वाइज इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ए ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इवेंट्स एंड ऑड नंबर, सैंपल स्पेस जो होगा सिंगल डाई का ये होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें इवेंट्स लेट से एन ऑड नंबर टर्न्स अप, ऑड नंबर लेट से मान लेता हूं 1, तो ऑड नंबर जो टर्न्स अप होगा 1 3 5। और ये नंबर्स लेस देन इक्वल टू 4 टर्न्स अप, लेट से इवेंट बी मान लेता हूं इसको, ये नंबर लेस देन इक्वल टू 4 टर्न्स अप, तो 1 2 3 4 होगा, 4 पे इक्वल का भी साइन है। एंड द नंबर 5 टर्न्स अप, ठीक है, ये नंबर 5 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, यूनियन निकालेंगे और देखेंगे सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 तो होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 6 नहीं है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 6 मिसिंग है। इसलिए ऑप्शन से क्या होगा, आपको एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम बी ऑप्शन चेक करें, द इवेंट्स ए नंबर लेस देन इक्वल टू 4 टर्न्स अप, लेट्स से इसको ए अज्यूम कर लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा लेस देन इक्वल टू 4 टर्न्स अप। ए नंबर ग्रेटर देन 4 टर्न्स अप, लेट्स से बी मान लेता हूं ए नंबर ग्रेटर देन 4 टर्न्स अप, यानी 5 और 6 हो जाएगा। तो इसका जब आप यूनियन निकालेंगे तो ऑब्वियसली 1 2 3 4 5 6 आ गया इसका यूनियन, जो ऑब्वियसली सैंपल स्पेस के इक्वल है, यानी बी तो एकदम श्योर शॉट होगा, एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम सी फाइंड आउट करते हैं, जैसे इवेंट्स एंड इवन नंबर टर्न्स अप, इवन नंबर जो होगा 2 4 6 हो जाएगा। और सेट बी में बोला ए नंबर डिविजिबल बाय 3 टर्न्स अप, तो ये 3 6 हो जाएगा, ठीक है।
और एक इवेंट और दिया गया है, नंबर 1 और 2 टर्न्स अप। तो 1 और 2 टर्न्स अप, ये हो गया इवेंट सी मान लेता है इसको। और एक और इवेंट है इन द नंबर 6 टर्न्स अप, लेट्स से इसको डी मान लेता हूं, जो 6 टर्न्स कर रहा है। तो इसका आप यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो क्लियरली दिख रहा है कि 1 भी आएगा, 2 भी है, 3 भी होगा, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। यानी सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 मिसिंग है, तो 5 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आ रहा है। दैट मींस ऑप्शन सी जो होगा आपको एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स नहीं होगा, यानी इसका आंसर जो है ना बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से इवेंट्स को जो है ना, जो भी लैंग्वेज में रहेगा उसको आपको एज्यूम कर लेना है, इवेंट एवीसी उसको एक्सप्रेस करना है, और यूनियन सभी इवेंट्स का यूनियन लेकर के देखना है, सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है तो एग्जॉस्टिव सेट ऑफ इवेंट्स होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या करेंगे, अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शंस क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग डिफिनीशन देखते हैं प्रोबेबिलिटीज का। देखिए डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, इफ एन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन ए टोटल ऑफ m प्लस n आउटकम्स विच आर इक्वली लाइकली, ठीक है। सो क्लासिकल डिफिनीशन अप्लाई होगा वैसे प्रोबेबिलिटीज में, जो इवेंट्स जो क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली होना चाहिए, यानी इवेंट का चांसेस ऑफ अकरेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग क्लासिकल डिफिनीशन अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन ये होगा कि इवेंट्स क्या होना चाहिए, इक्वली लाइकली, एंड इफ m आउटकम्स आर फेवरेबल टू एन इवेंट a while small n are unfavorable, then the probabilities of occurrence of event a, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय p ऑफ a, और ये डिफाइंड होगा एंड इज डिफाइंड एज p ऑफ a इक्वल टू m बाय m प्लस n। m क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होगा m प्लस n। फेवरेबल आउटकम्स होगा जो इवेंट्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा ये बेसिकली आपका सैंपल स्पेस होगा। तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा, और जो इवेंट्स फाइंड आउट करना है वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, ठीक है। जनरली प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 लाइक करता, आपको पता होगा। अगर मान लो किसी की प्रोबेबिलिटीज अगर 0 आता है तो उसका चांसेस ऑफ अकरेंस क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी की प्रोबेबिलिटीज अगर 1 है तो मतलब उसका चांसेस ऑफ अकरेंस डेफिनेट होगा, मतलब वो अकर होगा ही होगा। तो ये आपका डेफिनेशन होगा। इसमें डेफिनेशन में ध्यान रखना है कि इवेंट्स इक्वली लाइकली होगा तो ही हम लोग क्लासिकल डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। और इसका डेफिनेशन ये होगा m अपॉन m प्लस n, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा। इसमें दो पॉइंट आपको काफी यूज करेगा, दो लैंग्वेज आपको यूज करेगा। जैसे लिखेगा ऑड इन फेवर ऑफ ए, तो जब भी ऑड इन फेवर ऑफ ए लिखा होगा तो m/n लिखेगा, यानी जो पहला एलिमेंट होगा वो फेवरेबल लिखेगा और दूसरा अनफेवरेबल, ठीक है। जैसे 1:2 लिखा हुआ है, ऑड इन फेवर ऑफ ए 1:2 लिखा हुआ है, मतलब 1 क्या होगा, फेवरेबल आउटकम होगा, और 2 क्या होगा, अनफेवरेबल आउटकम होगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 2, यानी 1/3 हो जाएगा। तो जब भी ऑड इन फेवर में लिखा हुआ है यानी फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल होगा। एक लैंग्वेज और लिखेगा आपको ऑड अगेंस्ट ए, ऑड अगेंस्ट ए का मतलब अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल लिखेगा, n/m लिखेगा। यानी अगर इसका मान लेते हैं ऑड अगेंस्ट ए लिखा हुआ है 1:2, ठीक है। अगर ऑड अगेंस्ट ए लिखा हुआ है 1:2 तो अनफेवरेबल 1 होगा, फेवरेबल आपका 2 होगा। तो प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे तो क्या होगा, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो सर। तो ऑड अगेंस्ट ए अगर 1:2 है तो प्रोबेबिलिटी इसका हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा। तो जब भी ऑड अगेंस्ट ए 1:2 लिखा हुआ है तो 2/3 लिखेंगे, ठीक है ना। अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल आउटकम होता है, तो ये ध्यान रखना है। ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट, तो ऑड इन फेवर है तो रेशियो होगा फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल। अगर लिख रहा है कि ऑड अगेंस्ट ए टू द इवेंट ए तो अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल होगा, ठीक है ना। तो ये दो लैंग्वेज आपको यूज करेगा। तो देखना है कि रेशियो m/n जो लिखा हुआ है ऑड इन फेवर में लिखा हुआ है कि ऑड अगेंस्ट ए लिखा हुआ है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, किसी का कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटीज का अगर फाइंड आउट करना हो, a डैश, pa डैश और pac से डिनोट करेंगे।
तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए होगा, ऑब्वियसली वन में से क्या करेंगे, फेवरेबल केसेस को प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस एम अपॉन एम प्लस एन, ये इक्वल हो जाएगा एन अपॉन एम प्लस एन। यानी प्रोबेबिलिटीज ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ए निकालना है तो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट जो मैं बताया हूं वो होता है m अपॉन n प्लस n, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। अगर फाइंड आउट करने के लिए बोलता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए क्या होगा, तो ऑब्वियसली वन में से आपको जो फेवरेबल प्रोबेबिलिटीज होगा उसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस पी ऑफ ए, ठीक है ना, उसी को हम लोग पी ऑफ ए डैश से डिनोट करते हैं। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस, उसमें एक चीज ध्यान ये रखना है कि जो भी आप प्रोबेबिलिटीज हम लगा रहे हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज में जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली होना चाहिए, यानी इवेंट यहाँ पे जो है ना इक्वली लाइकली होना चाहिए, तो ही जो है ना प्रोबेबिलिटीज का ये डेफिनेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चंस को बनाना, इन थ्रोइंग ऑफ ए फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इन नंबर लेस देन इक्वल टू 4 टर्न्स अप। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो आपको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 ये होगा, और इसका बोल रहा है कि नंबर लेस देन इक्वल टू 4 टर्न्स अप। तो इवेंट ए क्या मान सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज निकालना है जिसका 4 और इक्वल और 4 से लेस टर्न्स अप, यानी 1 2 3 4 आ सकता है। तो बताइए इस इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे तो कितने टोटल आउटकम होंगे, 4, और आपका सैंपल स्पेस क्या है 6, ये प्रोबेबिलिटीज हो जाएगा 2/3 होगा, यानी इसकी चांसेस जो है ना 0.66 यानी 60% चांसेस है 1 2 3 4 आने की, ठीक है ना। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया, इन ए थ्रोइंग ऑफ ए फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग ऑफ एन ऑड नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग इसका सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस किसी सिंगल डाई का जो होता है 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, और जैसे इवेंट जो ए होगा वो क्या हो सकता है, ए नंबर ऑड नंबर 4 से ग्रेटर क्या हो सकता है, 4 के ग्रेटर या 4 के इक्वल जो ऑड नंबर होगा वो ऑब्वियसली एक ही नंबर होगा 5। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटीज हो जाएगी 1/6, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखिए इन थ्रोइंग ऑफ ए pair of fair dice find the probabilities of getting a total of 8। तो यहां पे फेयर डाइस है और पेयर है, तो अभी जस्ट मैं बता रहा था आपको पहले प्रीवियस स्लाइड में कि पेयर ऑफ फेयर डाइस का जो सैंपल स्पेस होता है वो सैंपल स्पेस 1, 1, 1, 2, 1, 3 से लेकर के 1 6 तक हो सकता है। उसी तरह 2 1 2 2 2 2, ठीक है, से लेकर के 2 6 हो सकता है। इस तरह से लिखते जाएंगे तो 3 1 से लेकर के 3 2 से लेकर के 3 6 हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह से 4 1 4 2 से लेकर के 4 6 हो सकता है। उस तरह 5 1 5 2 से लेकर के 5 6 होगा, और लास्ट में 6 1 से लेकर के 6 6 तक जाएगा। यानी टोटल कितने पेयर बनेंगे, सो पेयर ऑफ फेयर डाइस का जो सैंपल स्पेस क्रिएट होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, टोटल 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे नोट करने वाली ये बात ये है कि जैसे 1, 2 है और जो 2, 1 है, दैट कंसीडर्ड एज ए सेपरेट पॉइंट्स टू मेक ईच आउटकम्स एज इक्वली लाइकली। बात समझे। सो 1, 2 और जो 2, ऑर्डर्ड पेयर है उसको हम लोग सेपरेट पॉइंट एज्यूम करेंगे, ठीक है, ईच आउटकम को, और वो आउटकम क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा। अब इसमें बोल रहा है वैसा प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए गेटिंग ए टोटल ऑफ 8। तो बताइए इसमें क्या होगा, टू गेट ए टोटल ऑफ 8, टू गेट टोटल ऑफ 8, इसका फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम जो होगा, बताइए फेवरेबल आउटकम क्या हो सकता है 8 आने का। 1 6 नहीं हो सकता है, 2 6 हो सकता है, या 6 2 हो सकता है, ठीक है ना। 3 5 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, ठीक है। 4 4 हो सकता है,
ठीक है, तो यही इसका फेवरेबल आउटकम होगा, जिसका सम क्या होगा 8 के इक्वल होगा। तो 1 2 3 4 5, तो 5 फेवरेबल आउटकम। तो बताइए इस इवेंट का प्रोबेबिलिटीज अगर फाइंड आउट करना है तो क्या होगा 5 अपॉन, और टोटल आउटकम जो है इसका सैंपल स्पेस आप जानते हैं 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 5 अपॉन 36 होगी। ठीक है, तो चलिए इस पे कुछ और हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चंस, जैसे ए 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 4। बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर 0 1 2 3 4 से फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है, और इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है वैसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करेंगे कि 0 1 2 3 4 से ऐसे कितने नंबर जो है फॉर्म करेंगे 4 डिजिट नंबर। तो सबसे बेस्ट जो होगा मेथड आपको क्या करेंगे, इस तरह से निकालेंगे, जैसे टोटल 4 डिजिट नंबर जो होगा, टोटल 4 डिजिट नंबर जो फॉर्म होंगे, इस तरह से आप एक बॉक्स बना लेंगे और 4 डिजिट है 4 बना लेंगे तब पे। अब बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है, यहीं से फिलअप जो है ना यहीं से करेंगे 1000 प्लेस से, 1 10 100 और 1000 प्लेसेस से। अब देखिए यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा जीरो, क्योंकि फिर 4 डिजिट नंबर फॉर्म ही नहीं होगा। तो जो 1000 प्लेस पे जीरो नहीं आना चाहिए, तो आइदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। कितना वे से फिलअप होगा, 4 वे से फिलअप होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना वे से फिलअप होगा, टोटल नंबर है कितने 0 1 2 3 4, टोटल 5 नंबर्स है, क्योंकि एक फिलअप हो चुका है। यहाँ पे अब जीरो आ सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर जीरो आएगा तो यहाँ पे एक नंबर फिलअप हो चुका है आउट ऑफ 5 में से, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 वे से फिलअप होगा, ठीक है ना। और क्योंकि 5 में से 2 नंबर फिलअप हो चुके थे, यहाँ 3 वे से फिलअप होगा, और फिर यहाँ पे 2 वे से फिलअप होगा। और क्योंकि फिलिंग जो है साइमल्टेनियस है, जो इवेंट साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है, तो सारे इवेंट्स को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 3 जा 48, 2 96 हो जाएगा। यानी टोटल जो 4 डिजिट नंबर 0 1 2 3 4 से बनेंगे वो टोटल 96 नंबर बनेंगे। बात समझे। सो फिलिंग आप 1000 प्लेस से करेंगे, यहीं से फिलिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, तो 1 2 3 4, तो कोई भी एक नंबर 1 2 3 4 से 4 वे से फिलअप होगा। अब क्योंकि यहाँ पे एक फिलअप हो चुका है आउट ऑफ 5 में से, अब जीरो यहाँ आ सकता है 100 प्लेस पे, तो 5 नंबर में से एक नंबर फिलअप हो चुका, तो बचे कितने नंबर 4 वे से फिलअप होगा। आउट ऑफ 5 में से 2 नंबर फिलअप हो चुका है, तो बचे कितने नंबर, तो 3 वे से यहाँ पे फिलअप हो सकता है। टोटल 5 में से 3 नंबर्स फिलअप हो चुका है, तो बचे कितने नंबर, यहाँ 2 वे से फिलअप होगा। और क्योंकि नंबर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो फिलिंग जब हम साइमल्टेनियसली करेंगे तो फॉर्म करेगा, इसलिए इस इवेंट को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब वैसे नंबर्स इसमें 96 में से वैसे नंबर मुझे फाइंड आउट करना है जो क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। बताइए 4 से नंबर डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर 0 4 हो सकता है। अगर 0 4 लास्ट 2 डिजिट आ जाए तो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या फिलअप हो सकता है, अब 0 4 फिक्स हो गया था, इधर 1 2 3 में से 3 वे से फिलअप होगा, एक हो चुका है यहाँ पे 2 वे से, यानी टोटल जो है 6 नंबर आएंगे जो एंड अप होगा 0 4 से। ठीक है, उसी तरह से अगर लास्ट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 8 8 तो है नहीं, फिर 12 होगा, 12 हो सकता है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट अगर 12 आ जाए तो वो नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बताइए 1 2 अगर फिक्स हो गया तो बच्चे कौन सा नंबर 0 3 4, तो अब 0 यहाँ आ नहीं सकता है, तो सिर्फ क्या होगा या तो 3 और 4 आ सकता है, यानी 2 ऐसे फिलअप होगा। अब बताइए टोटल 1 2 3 फिलअप हो चुका है आउट ऑफ 5 में से, तो बचे कितने नंबर 2 नंबर, ये 2 ऐसे फिलअप होगा, तो 2 इंटू 2 टोटल कितने नंबर बनेंगे 4 नंबर फॉर्म होंगे जो 1 2 से एंड अप होगा। उसी तरह से हम देखेंगे कि ठीक है 12, उसके बाद 16 होता है जो 4 से डिविजिबल होता है, तो 6 तो है नहीं 16, फिर 20 हो सकता है, सो एंड अप 20 से हो जाए तो वो नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। बताइए 2 0 तो फिक्स हो गया, और बचे कितने 1 3 4, तो यहाँ 3 वे से फिलअप होगा, एक फिलअप हो चुका है तो यहाँ 2 वे से होगा, तो ऐसे 6 नंबर बनेंगे
4 डिजिट नंबर जो 20 से एंड अप होगा। और ये नंबर्स क्या होंगे, ये 6 नंबर जो 20 से एंड अप हो रहा है वो सारे नंबर्स 4 से डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जो है क्या हो सकता है, 2-4 भी हो सकता है, 2-4 से एंड होने वाला। तो बताइए 2-4 से अगर एंड होगा तो बचे क्या, 0-1-3। तो 0 यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ 2a से फिलअप होगा, और यहाँ पे भी 2a से, क्योंकि अगर 2-4 आ गया है तो 0-1-3 में 0 आएगा नहीं, तो 1-3 में से कोई एक फिलअप हो सकता है 2a से। अब क्योंकि 3 फिलअप हो चुका है आउट ऑफ 5 में से, 0 अब यहाँ 0 यहाँ आ सकता है, तो 2a से फिलअप होगा। तो ऐसे 4 नंबर बनेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे 0-4, 1-2, 2-0 और 2-4 से एंड अप होने वाला नंबर्स। बताइए उसके बाद और कौन से नंबर्स होंगे जो कि आपको एंड अप होगा, तो वो नंबर 32 भी हो सकते हैं, ठीक है, 32 भी होगा। तो 32 से अगर एंड अप हो जाए तो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिजिट होगा। तो बताइए 3-2 अगर फिक्स हो गया तो बचे क्या, 0-1-4, तो 0 तो आएगा नहीं, तो यहाँ से 2a से फिलअप होगा, और यहाँ पे भी 2a से, ऐसे नंबर 4 आएंगे, ठीक है। और भी कोई बनेगा, 32, 36 ले नहीं सकते हैं, 40 हो सकता है। तो 40 अगर 40 फिक्स हो गया तो यहाँ पे 1000 प्लेस पे जो फिलअप होगा आइदर 1, 2, 3 वे से फिलअप होगा। एक फिलअप हो चुका है तो ये 2 वेज होगा, तो ये टोटल 6 नंबर बनेंगे। तो बताइए टोटल अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो सम होगा, जो टोटल इसका सम होगा वो टोटल आपको 30 ऐसे नंबर होंगे। सो 30 वैसे फिलअप कर सकते हैं, 6 + 4 + 4 + 6, सो 6 + 4 10 हो गया, और 10 और 6 16, और 16 + 4 20, 20 + 4 24, और 24 + 6 30। यानी ऐसे 30 नंबर आउट ऑफ 96 में से 30 नंबर्स वैसे होंगे जो 4 से डिविजिबल होगा। तो बताइए इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटीज हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन हो जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो 4 से डिविजिबल होने का प्रोबेबिलिटीज निकालना है, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, और टोटल आउटकम जो है 96 है, ठीक है ना। ये 4 से आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा अपॉन, ठीक है, 48 हो जाएगा। 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं तो 5/16, 5/16 के इक्वल होगा ये प्रोबेबिलिटीज। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें जो है ना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट अप्लाई हुआ है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन दिया, ए बैग कंटेन्स 4 व्हाइट 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। A ball is drawn at random. Find the probability of the event the ball drawn is white or red. तो बताइए क्या होगी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट और रेड है, तो जब भी और का कनेक्शन होगा तो इवेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, फर्स्ट में व्हाइट बॉल कितने हैं, टोटल व्हाइट बॉल 4 है, और रेड बॉल कितने हैं, रेड बॉल हमारे पास 3 है, तो टोटल व्हाइट और रेड बॉल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और टोटल बॉल्स कितने हैं, 4 + 3 7 और +2, तो टोटल बॉल जो है 9 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसका 7/9 होगा। तो व्हाइट और रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी 7/9 होगा। अब सेकंड पार्ट में इसमें एक और है कि बोल रहा है कि फाइंड आउट करने के लिए द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट एज वेल एज रेड। क्या लगता है इसकी प्रोबेबिलिटीज होना चाहिए, बोल रहा है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी। तो ऑब्वियसली बॉल तो ड्रॉ किया जा रहा है, बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना। अब बोला है व्हाइट बॉल और रेड बॉल दोनों निकालने की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, बताइए। बॉल एक ही ड्रॉ हो रहा है तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, व्हाइट बॉल की भी और रेड बॉल की भी। इसकी प्रोबेबिलिटीज आपको 0 होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बॉल अगर हम एक ही ड्रॉ कर रहे हैं बैग से तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटीज कैसे हो सकती है, निकलेगा ही नहीं, 0 हो जाएगा। व्हाइट और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटीज 0 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, तो मैं पिक ले लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे इन थ्रोइंग ए पेयर ऑफ फेयर डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट ए टोटल ऑफ लेस देन और इक्वल टू 9। इसकी प्रोबेबिलिटीज मुझे फाइंड आउट करना है। तो बोल रहा है कि 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है और डाइस फेयर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालना है जिसका टोटल जो है ना लेस देन और इक्वल टू 9 हो।
अब देखिए इसमें जो है ना रिवर्स कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 9 ऐसे बहुत सारे पेयर बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 9 से ग्रेटर सम जो आएगा उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल के 1 में से अगर माइनस कर दें तो वैसी प्रोबेबिलिटीज आएगी जो 9 के इक्वल या 9 से लेस आएगा सम उसका। तो सैंपल स्पेस तो आपको पता ही है, सैंपल स्पेस पेयर ऑफ फेयर डाइस का जो होता है वो 36 होता है, ठीक है ना। इस तरह से 16 इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते जाएंगे, इस तरह से 61 62 से लेकर के 66 हो जाएगा। तो टोटल जो है ना 36 आपको ऑर्डर्ड पेयर आएगा। उसमें हम सबसे पहले उसकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे जो 9 से सम ग्रेटर हो। तो बताइए इवेंट जो होगा, इवेंट दैट सम इज ग्रेटर देन 9, ठीक है, ग्रेटर देन 9, लेट्स से उसको मैं ए एज्यूम कर रहा हूं। तो वैसे ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले हम ढूंढेंगे जिसका सम जो है ना 9 से ग्रेटर आता है। तो बताइए अगर 1 6 लेंगे तो नहीं होगा, 1 2 6 लेंगे तो नहीं होगा, 3 6 लेंगे तो नहीं होगा, 4 6 ले सकते हैं, इसका सम क्या होगा 10 आएगा 9 से ग्रेटर, यानी तो 6 4 हो सकता है, ठीक है ना। फिर 5 6 ले सकते हैं हम लोग, इसका 6 5 भी हो सकता है, पलट देंगे। फिर आपको 6 6 हो सकता है, ठीक है ना। ये टोटल पॉसिबिलिटीज हो सकता है जिसका सम क्या होगा 9 से ग्रेटर और इक्वल आएगा। इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटीज होगी 1 2 3 4 5, तो 5/36 हो जाएगा। लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है वैसा प्रोबेबिलिटी जिसका सम जो है लेस और इक्वल टू 9 हो। तो बताइए इसको माइनस कर दे 1 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, ठीक है, ए टोटल ऑफ लेस देन और इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा, 1 में से इस प्रोबेबिलिटीज को हम लोग माइनस कर देंगे। तो जगह 1 माइनस 5/36, 36 माइनस 5/36, ठीक है, तो ये जगह 31/36 के इक्वल आएगा आपको। चलिए मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर्स। सो फर्स्ट लेक्चर जो है जो मैं बनाया आपको, जो 11th में इंटर किया उस स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और 12th के लिए तो है ही। सेकेंड वीडियो ऑनवर्ड जो है ना 12th के लिए मैं आपको बनाऊंगा। तो होपफुली आप समझे होंगे जो भी प्रोबेबिलिटीज में मैं कंसेप्ट बताया हूँ, और हम सेकेंड लेक्चर्स बहुत ही जल्द अपलोड करेंगे। थैंक यू।